तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है अपना डे 3 यानी यूनिट 3 की हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसा ठीक है। और बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स, यानी जो किसी सितारे का कलर है, किसी तारे का कलर है, वो क्या दिखा रहा है। तो मेरे भाई वो दिखा रहा है उसके टेम्परेचर को। तो द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ध्यान से समझो, जब किसी धातु की सतह पर, किसी मेटल की सरफेस पर प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो वो कौन सी कम से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़े जब इलेक्ट्रॉन निकले, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति कहा करते थे हम लोग 12th में। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम से कम उतनी आवृत्ति का प्रकाश पड़े जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाए, उसे कहते हैं मेरे भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो कब हो जाएगी? तो जब हम लोग पोटेंशियल स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, कोई विभव नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कुछ भी नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। वी जीरो है तो आई भी जीरो हो जाएगा सर, ठीक है। बी बराबर क्या होता है? आई, यार बी का मान जीरो रख दो, आई जीरो हो जाएगा सर, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी विल बी अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी लगभग कितनी होगी? अप्रॉक्स का मतलब लगभग कितनी होगी भाई? तो वो होगी 100 MeV। 100 MeV का मतलब 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस हैव विड्थ, यानी स्पेक्ट्रल जो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी रेखाएं आपने पढ़ रखी हैं? लाइमन रेखाएं, बामर रेखाएं, पास्चन रेखाएं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सारी रेखाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? फाइनाइट होती हैं, इन्हें पता किया जा सकता है सर, ठीक है। लाइट हैज, लाइट में कैसा नेचर होता है? तो लाइट में मेरे भाई डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब द्वैती प्रकृति, इसमें कण के गुण भी पाए जाते हैं, तरंग के गुण भी पाए जाते हैं, दोनों गुण होते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं डुअल नेचर सर, ठीक है। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? तो हेजनबर्ग ने क्या कहा था बताओ? हेजनबर्ग ने कहा कि जो मोमेंटम है यानी P और जो पोजीशन है यानी x, दोनों का मान या तो बड़ा है या बराबर है h/4π। अनसर्टेन है मेरे भाई, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि दोनों चीजें नहीं निकाल सकते, और कोई चीज मूव कर रही है तो अगर उसकी आपने वेलोसिटी निकाल ली तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, पोजीशन निकाल ली तो वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है भाई। इस तरीके की चीजें। उसके बाद द क्लासिकल कॉन्सेप्ट डज नॉट होल्ड गुड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन, यानी जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो परमाणु की विमीय डायमेंशन मतलब क्या होता है? बीमा, इसमें फिट नहीं होते हैं सर, ठीक है। पुराने जमाने में सबसे पहले डाल्टन आया, उससे पहले उन्होंने तो कह दिया था डाल्टन ने कि जो है परमाणु अविभाज्य है, तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन में फिट नहीं होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, लाइट का सबसे छोटा जो यूनिट है, छोटा मात्रक, वो क्या है? तो किसने कहा था बताइए? पिछली यूनिट में बताया था, और उनका नाम था प्लांक। प्लांक ने क्या कहा? प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं मेरे भाई। तो ये है फोटोन। The number of photoelectrons emitted per second varies directly as the of incident light, यानी जो पर सेकंड जितने फोटोन निकल रहे हैं, जितने एमिट हो रहे हैं सर, ठीक है, उन एमिट हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश की इंटेंसिटी। क्या कहेंगे? इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा भैया प्रकाश पड़ेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा फोटोन्स जाएंगे उतनी इंटेंसिटी उनकी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो भैया प्रकाश धातु पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे, उन्हें फोटो प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जितनी ज्यादा जितना तेज प्रकाश उतने इलेक्ट्रॉन बाहर, सीधी बात, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इंसिडेंट लाइट मतलब टकराने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आएंगे। देयर इज नो टाइम लैग, इसका आंसर है, ठीक है। बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है। क्या इनके लॉ यही है कि कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा। क्या टाइम इंटरवल नहीं होगा? जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आने लगेंगे, बीच में कोई टाइम लैग, कोई टाइम गैप, कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा सर, ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज विद, इलेक्ट्रॉन का मास किसके साथ में वेरी करेगा? तो पिछली यूनिट में बताया था वेलोसिटी के साथ में। वेलोसिटी बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा सर, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, अब देखिए यहां पर कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए, तो उसे कहते हैं कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है उसे कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं मेरे भाई। तो वर्क फंक्शन, ठीक है।
When photons of energy h nu fall on a photosensitive metal, ठीक है, तो वर्क फंक्शन देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? तो आपको पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। ई बराबर क्या होता है भाई? एच न्यू होता है। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। तो कितनी एनर्जी मेरे भाई? तो पहले मान लिया एनर्जी कितनी थी रेस्ट के लिए? एच न्यू 0, और बाद में कितनी हो गई? एच न्यू। तो चेंज कैसे निकालेंगे? एच न्यू माइनस का एच न्यू 0। यही समीकरण भी है किसकी? आइंस्टीन की। एच न्यू माइनस एच न्यू 0 बराबर हाफ mv², या उसी को आप क्या कह सकते हो? ऊर्जा यानी एनर्जी कह सकते हो। ये बात किसने कही थी? आइंस्टीन ने। तो ये आइंस्टीन की समीकरण है एच न्यू माइनस का एच न्यू 0। उसके बाद द कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज आर मोमेंटम एंड, दूसरी क्या है? पोजीशन। तो दोनों कॉन्जुगेटेड है, एक को निकाल लोगे तो दूसरे को नहीं निकाल पाओगे, दूसरे को निकाल लोगे तो एक को नहीं निकाल पाओगे, यानी दोनों को साथ साथ निकालना असंभव है मेरे भाई, ठीक है। द डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है? तो बोहर का मॉडल सबने सुन रखा है यार, छोटे क्लास 4th सेमेस्टर में बच्चे नहीं हो। बोहर ने क्या कहा था? केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π होगा। और बोहर ऑर्बिट के लिए इन्होंने दे रखा था रिलेशन, जिसे बोहर्स क्वांटीकरण प्रतिबंध कहा करते थे, या रिलेशन कहा करते थे 2πr बराबर n लैम्डा। तो ये बोहर की ऑर्बिट के लिए होता है 2πr बराबर n लैम्डा, ठीक है। उसके बाद अगर कह रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा की जो है पार्टिकल सेम है वेलोसिटी, देखिए इफ के ई के पी के इनकी जो है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, तब इनका ऑर्डर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबकी सेम है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी, फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा की। क्यों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम, द्रव्यमान कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। अगर तो उछल कूद ज्यादा करेगा आदमी और द्रव्यमान ज्यादा है तो फिर भैया एनर्जी जाहिर सी बात ही कम ही होगी सर, ठीक है। तो अल्फा की सबसे कम होगी। द फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगलीज वेव्स इज, फेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो मेरे भाई वो होंगी कितनी? क्रिएट देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक। तो क्रिएटर। उसके बाद प्लांक्स रेडिएशन लॉ शो दैट द नेचर ऑफ रेडिएशंस इज, प्लांक्स रेडिएशन क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है कि रेडिएशंस का जो नेचर होता है वो क्वांटम नेचर होता है। क्वांटम नेचर क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इनकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है सर, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद है टाइम, द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला पूछ रहा, तो एनर्जी इनटू टाइम होता है सर, ठीक है। एनर्जी इनटू टाइम होता है, या इसका मात्रक जूल सेकंड भी होता है। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी ई है तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? संवेग, तो E/c होगा। एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू, तो एच न्यू एनर्जी होगी उसकी, ठीक है। संवेग कितना होगा न्यू के लिए? तो एच न्यू/c होगा, यानी मोमेंटम होगा। एनर्जी कितनी होगी लैम्डा की? तो hc/लैम्डा एनर्जी का मान होगा। और मास ऑफ फोटोन, तो व्हेन इट्स मूविंग, जब वो मूव कर रहा है तो फोटोन कितना होगा? मास कितना होगा? तो h/c लैम्डा होगा। ये 4-5 चीजें, इनमें से मान के चलो 1-2 विकल्प में आएंगे ही। एनर्जी कितनी है? E बराबर hc/लैम्डा होता है, लैम्डा की फॉर्म में। E बराबर h न्यू होता है, न्यू की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। न्यू क्या है मेरे भाई? न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है यार। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है मेरे भाई? लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। फार्मूला क्या होता है? E बराबर h न्यू होता है। फार्मूला क्या होता है? E बराबर hc/लैम्डा होता है। यार ये सारे फार्मूले हैं, इन्हें याद करो, क्या दिक्कत है यार? व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन व्हेन इट इज रेस्ट? फोटोन रुका होगा तो उसका मास कितना? 0 होगा यार। पिछली यूनिट में आपको बताया था, क्योंकि जो फोटॉन्स होते हैं वो कैसे चलते हैं? पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में चलते हैं। जो एनर्जी है तो रेस्ट मास क्या? वेव की फॉर्म में चलता है। वेव में क्या होता? मास नहीं होता, वेवलेंथ होती भाई, 0 होगा। द स्टैटिक एंड डायनामिक मासेस ऑफ फोटोन, तो स्टैटिक यानी रुका हुआ द्रव्यमान फोटोन का 0 होगा, और गतिक वाला कितना होगा? h/c² होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, वेवलेंथ यानी लैम्डा इतनी है, मोमेंटम कितना होगा? देखिए सर, अभी ऊपर फार्मूला बताया यार, मोमेंटम कितना होगा? P का मान पूछ रहा है, लैम्डा का मान दे रखा, सीधे फार्मूला लगाइए आंसर सर, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब की न्यू का मान दे रखा है, P का मान पूछ रहा, सीधे फार्मूले हैं सर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपसे कहते हैं, अगर मान लिया तुम कहते हो यार सर जी P निकलवा दो, हमें लैम्डा मालूम है, क्या दिक्कत है? डी ब्रॉगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर h/p, ये फार्मूला होता है। लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ आपको दे रखी है। h का मान क्या होता है? 6.6 × 10⁻23 होता है। बस रख दो सर, क्या दिक्कत है? यहाँ पे P का मान निकल आएगा, इस तरीके से निकाल लो यार, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं। C बराबर न्यू लैम्डा होता है, लैम्डा की जगह रख दो न्यू/c, न्यू का मान निकल आएगा। What will be energy of an oscillator of frequency न्यू एंड टेम्परेचर T will be? अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है, टेम्परेचर T है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी होती है ऑसिलेटर के लिए, दोलित्र के लिए, जो दोलन को नापता है सर, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? KT एनर्जी होती है उसके लिए।
द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कंप्लीटली, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किसने समझाया भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया प्लांक ने। प्लांक ने क्या कहा? एक जो ब्लैक बॉडी होती है अच्छी एब्जॉर्बर भी होती है, अच्छी एमिटर भी होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। अभी सफेद पहने तो ये हालत है, काला पहने होते तो और भूत बन गए होते मेरे भाई, वो वाला मामला, ठीक है। उसके प्लांक्स रेडिएशन लॉ, जब बीन की फॉर्म, देखो प्लांक ने एक लॉ दिया, फिर उसमें उन्होंने कह दिया कम वेवलेंथ रखोगे तो वो बीन का लॉ बन जाएगा, ज्यादा कर दोगे तो स्टीफान का लॉ बन जाएगा। तो कम वेवलेंथ के लिए बीन्स लॉ होता है लो लैम्डा एंड लो टी, टेम्परेचर कम हो वेवलेंथ कम हो तो प्लांक्स लॉ से हम लोग बीन्स लॉ को बना सकते हैं। प्लांक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है ये याद जरूर होना चाहिए, पेपर में इंपॉर्टेंट है। यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपान लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपान ई की पावर एच सी अपान लैम्डा के टी माइनस 1, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया? तो हर्ट्ज ने दिया, जिसने आवृत्ति के बारे में बताया था, हर्ट्ज इन्होंने दिया है सर, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज, अब देखो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल के आना क्या कहलाता है मेरे भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण दी, इन्होंने व्याख्या करी नियमों की। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखा रहा है कि जो लाइट है वो क्वांटम नेचर शो करता है, पैकेट्स की फॉर्म में चलता है। उसके बाद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड्स, काहे पे डिपेंड करते हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मतलब जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही नंबर ज्यादा होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। द ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कट ऑफ पोटेंशियल, जो इंसिडेंट लाइट टकराने वाली लाइट है और कट ऑफ पोटेंशियल है, जहां मतलब जो मिनिमम है, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा आएगा? तो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन प्राप्त होगी, ठीक है भाई। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रेडिएशन एंड कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ स्लोप निकालेंगे, कर्व निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, सरल भाषा में कहते हैं, वो कितना होगा? H/E होता है, ठीक है भाई। उसके बाद द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज 3.3 eV, इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए। तो W बराबर HC अपान लैम्डा होता है, या W बराबर H न्यू रख सकते हो। W का मान दे रखा है, न्यू का मान आपको निकालना है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या प्रूव करता है? तो क्वांटम नेचर को प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद इन कॉम्पटन इफेक्ट में जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग मतलब बिखरने का एंगल इतना है, तब क्या होगी? वेवलेंथ कितनी होगी? तो डेल्टा लैम्डा बराबर होता है H/m0c। कॉम्पटन इफेक्ट में ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग इतना है तो इतना वेवलेंथ यानी लैम्डा इतना होगा, ठीक है। मैक्सिमम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई कितना होगा? 2H/m0c होगा, ठीक। कॉम्पटन इफेक्ट काहे में पाया जाता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉनों में केवल कॉम्पटन इफेक्ट पाया जाता है। पोलराइजेशन किसे दिखाता है? पोलराइजेशन दिखाता है वेव नेचर को, लाइट के वेव नेचर को कौन शो करता है? पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण मेरे भाई, ठीक है। हु प्रपोज्ड मैटर वेव हाइपोथेसिस, मैटर वेव यानी जो कोई स्मॉल मूविंग पार्टिकल है उसमें द्रव्यमान भी होता है, उसमें वेव भी होती है, तो यानी उसमें डुअल नेचर होता है, कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे किसने बताया? इसे डी ब्रॉगली ने बताया। विच एक्सपेरिमेंट शोज द वेव नेचर, वेव पार्टिकल के वेव नेचर को कौन सा एक्सपेरिमेंट बताता है? तो डेविएशन और जर्मर ने प्रयोग करा था और सिद्ध करके बताया था, एक्स रेस के पैटर्न का इन्होंने इस्तेमाल करा था और बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है। जो जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव करता है? ये भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करता है, दोनों लगभग सेम ही थे। इन कॉम्पटन स्पेक्ट्रम अगर फाई का मान 60 है तो कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे भाई? तो ऊपर अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, इसमें अगर आप लोग मान रख लेंगे डेल्टा में तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये निकल के आएगा 0.0122। जो आते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वही लगाए हैं, संख्या भी चेंज नहीं होगी, कई बार ऐसे ही आ जाएगा सर, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? ज्यादातर लोगों ने एक्स रेस का ही यूज किया प्रयोग को करने के लिए। द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट H इज, इसकी क्या यूनिट है सर? ठीक है, तो प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिख दी है सर, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी? प्लांक्स कांस्टेंट मतलब क्या? H बराबर क्या होता है बताओ? E बराबर H न्यू होता है सर, ठीक। तो H बराबर क्या हो जाएगा? E अपान न्यू। E का मतलब क्या? जूल, और न्यू का मतलब क्या? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल सेकंड मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डे 3 भी कंप्लीट कर लिया। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो यही फोल्डर अलग से बना दिया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज से, ठीक है। उसके अलावा कई सारे बड़े बड़े क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप अच्छे से कर पाएं।
15-20 दिनों के बाद आपके पेपर हैं। 15-20 दिनों तक डेली आपको इस चैनल पर 4th सेमेस्टर या फिर BDKDN पर कुछ केमिस्ट्री की वीडियो, सारी चीज़ें जितनी हेल्प हम आपकी कर पाएंगे करेंगे। बाकी एप्लीकेशन के फ्री, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो BDKDN, फ्री स्टडी मटेरियल में सारे मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, सारी PDF पड़ी हुई हैं, फ्री स्टडी मटेरियल, सारे ऑब्जेक्टिव है, उन्हें देखो, बैठ के प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। BDKDN पे हम काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस लाते हैं। आज हमने एक वीडियो पब्लिक की है, स्कीम आ गई, उसमें हमने समझाया कि 100 विकल्प आएंगे, 100 में से 75 ही करने होंगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। एक हमने वीडियो बनाई थी तुक्का कैसे लगाएं, उसे भी देखो यार, उसमें खाली ये थोड़ी बताया तुक्का लगाना, उसमें हमने ये बताया पेपर सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो मेरा क्लास है 2 बजे से ऑफलाइन, तो आज ये 2 ही वीडियोस बनाई हमने, शाम को कोशिश करेंगे 2-3 और बनाने की। कल तक आपकी 8 की 8 यूनिट्स खत्म हो जाएंगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।